Coming to the argument from both the side, the argument for against the sub categorization within the SC quota is that कि अगर आपका जो SC स्टेटस है इट इज एडेड इन द 341 आर्टिकल, तो आप SC कहलाएंगे लेकिन आप कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो समाज में ऐसा हो जाएगा कि दे वुड ओनली बी लेफ्ट विद द स्टिग्मा ऑफ बीइंग अ शेड्यूल कास्ट। बोले कि जो कोट एंड कोट की ये कोटा वाला है ऐसे टाइप, लेकिन कोटा आपको मिलेगा नहीं, तो क्या फायदा फिर। तो एक अच्छा एक आर्गुमेंट है दैट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द अगेंस्ट द सब कैटेगराइजेशन वैसी पॉपुलेशन। और दूसरा बात है लेकिन कि यहाँ पे जैसे इट आर्टिकल 341 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, आप नोटिफाई करोगे कि कौन सी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आर्टिकल 341 के अंदर ये डिक्लेयर कर दे कि आप एससी कम्युनिटी हो और आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो मिलेगा रिजर्वेशन। नहीं मिले ना, यहाँ बात नहीं हो रहा ना वो SC कम्युनिटी के विद इन द सब कैटेगराइजेशन में बात हो रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल SC कम्युनिटी के अंदर में कोई अति पिछड़े उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरा समझ गई। कि इकोनॉमिकली वाला चीज आएगा, इकोनॉमिकली तो ऐसे OBC में फॉर एग्जाम्पल मिलता है, तो कुछ कुछ जगह में नहीं मिलता है। हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि इस स्टेट में वो OBC में हो, दूसरे स्टेट में नहीं हो OBC में। तो हाँ, यहाँ पे ये तो बोल सकते हैं कि इसके SC लिए में नहीं और होता है ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशनल SC में सब अमेंडमेंट। जगह सेम है। हाँ। अभी तो सेम है, तो ठीक है, हम्म इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना। हम्म। तो maintain it maintains the list of the socially educationally backward classes which may be different from the presidential list 342 हम्म। इसमें बोला। दूसरा 340 जो वन है इट इज ए प्रेसिडेंशियल लिस्ट, और इसमें बोलता है 16(4) आर्टिकल 16 आर्टिकल उसके अंदर चार सब क्लॉज में लिखा हुआ है कि स्टेट हैज टू प्रोवाइड रिजर्वेशन अलाउज द स्टेट टू प्रोवाइड हैज टू allows the state to provide reservation for backward classes who are not adequately represented in state services। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि देयर शुड बी अ डेटा फॉर ऑल द SC पॉपुलेशन इन द कंट्री। जैसे कास्ट सर्वे, अब इसमें अब आता है प्रॉब्लम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट सर्वे जब हम लोग बोल रहे थे कि गलत है, अब आ रहे हैं यहाँ पे कास्ट सर्वे सही भी है। उससे पता लग सकता है कि कितने कास्ट है और उनका कितना प्रोपोर्शनल है इन द हायर सर्विसेज, हायर ब्यूरोक्रेसी, जज, हर जगह। उसके हिसाब से अगर ज्यादा होगा तब वी कैन रिविजिट द रिजर्वेशन सिस्टम फॉर स्पेसिफिक कास्ट। लेकिन अगर नहीं है तो दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, तो सब कैटेगराइजेशन क्यों जरूरत है। तो ये आर्गुमेंट है फ्रॉम द एंटी सब कैटेगराइजेशन विद इन द SC पॉपुलेशन। तो दो, लेकिन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक तरह से ओरली सहमत सहमत है। बाकी जो जजमेंट आएगा 7 जज बेंच पे तो वो देख लें। 1/6। ठीक है। ठीक। सेम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड इज नॉट टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। कोई बोलते हैं होमोजीनियस ग्रुप है SC के अंदर में सब सेम है SC, ऐसा नहीं। कुछ SC बहुत डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल यूपी में देखा तो जाटव डोमिनेंट कास्ट है, उन्हीं की कास्ट में से मायावती आती है। बाकी सब तो बाकी जो कास्ट है, हजारों कास्ट हो सकते हैं, वो डोमिनेंट नहीं होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होगा। तो इफ वी आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही है। तो इट डज नॉट वॉयलेट द स्पिरिट ऑफ द आर्टिकल 14 और 16। 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी, 16 बात करते हो मैटर इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। लेकिन आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस कि आप सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड हो, आपको प्रमोशन किया है। तो आर्टिकल 341 342 empowers the president to draw up the list of the scheduled caste scheduled tribe respectively। 41 में scheduled caste, 42 में scheduled tribe। The inclusion exclusion of the race caste tribe from the representation list is done by the parliament through legislation। स्टेट का कोई रोल नहीं इसमें, स्टेट कैन ओनली रिकमेंड कि आप कर दीजिए, पार्लियामेंट हैज टू टेक डिसीजन ऑन दैट। तो इसमें बोला कि द अनटचेबल अमंग द अनटचेबल, पिछड़े में अति पिछड़े, will not amount to violating of the power of the parliament to include the include or exclude scheduled caste and scheduled tribe from the presidential list। लेकिन शेड्यूल कास्ट है उसके अगर बच्चे पढ़ते हैं हाँ बेस्ट स्कूल ऑफ दिल्ली, और दूसरे शेड्यूल कास्ट है उनके बच्चे पढ़ते हैं ग्राम स्कूल, पहले वाले जो बच्चे होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का, जो तो फिर वो क्रैक कर रहे हैं, एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस चले गए, IIT क्रैक कर रही है, कुछ बाहर चले गए, सब हो गया। लेकिन दूसरे वाले बच्चे हैं, क्या वो compete कर सकते हैं पहले वाले बच्चे के साथ। इसका मतलब देर इज सम फॉर्म ऑफ प्रिविलेज।
within the scheduled caste population. That is why there should be some categorization of SC. ये एक आर्गुमेंट है फॉर। पहले हम लोग अगेंस्ट का पढ़ लिए, अगेंस्ट पढ़ लिए दो। हाँ एक और बोला कि एक हाँ क्वेश्चन है कि देयर हैज बीन अ मेनी सब कास्ट who have been taking advantage of reservation or it is causing a differential social status among the scheduled caste। अब क्या है कि जब रिजर्वेशन करते हैं तो दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद इन द सोसाइटी अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट। कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में भी देयर इज अ प्योरिटी और पॉल्यूशन। सिर्फ तो होमोजीनियस ग्रुप नहीं पूरे शेड्यूल्ड कास्ट, ओवरऑल ये व्यू पॉइंट है। इट इज नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप। तो एक पावर स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं। मानसी ठीक है। तो पहला अगर बोला जाए कि होमोजीनियस ग्रुप नहीं है तो कर्पूरी ठाकुर जी जो बात किए थे कि पिछड़े में अति पिछड़े एक, और उसमें क्या होता है एक अगेंस्ट है कि जो डोमिनेट कास्ट होते हैं अब उनको बोला जाए कि वो तो अति पिछड़े में नहीं आएंगे, ओबीसी की बात हो रहा है तो ये चीज सेम अप्लाई होता है एससी में भी कि वो अति पिछड़े में नहीं आएंगे तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं कुछ कुछ जगह डोमिनेंट क्लास है उनका इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल पावर में, ब्यूरोक्रेसी में, तो वो चाहते हैं कि उनका जो कास्ट है वो आ जाए अति पिछड़े में, ईबीसी में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। कुछ कुछ कास्ट है झारखंड में हर जगह, पता नहीं तुम लोग उस तरफ में होगा, लेकिन वो अति पिछड़े में आए जबकि है नहीं। तो इट इज सर्टेन स्टेट कुड यूज द पावर टू सब क्लासिफाई बैकवर्ड ग्रुप फॉर पॉलिटिकल अपीजमेंट। तो पॉलिटिकल अपीजमेंट भी किया जा सकता है इसके थ्रू सब हम्म कैटेगरी देने के लिए। हाँ, हो सकता है ना कोई ओबीसी का डोमिनेट कास्ट तो हो, हाँ, फिर वो दिखा दे कि नहीं ये तो पिछड़े है, बहुत पिछड़े है, लेकिन है नहीं पिछड़े, उनका सब लैंड है, लैंडेड है, पॉलिटिकल पावर है, हर चीज तो उनको पीछे में डाल दी क्योंकि उनका पावर है तो कर सकते हैं। तो ये तो तीन हम लोग पढ़े फॉर में, थ्री एंटी में। बट इसको उसको लास्ट वाले को तो उसी आर्ग्यू किया जा सकता है, क्योंकि अगर कास्ट सर्वे होगा तो उसमें डाटा होगा, हमारे पास डाटा के आधार पे तो पता कर सकते हैं उसमें पॉलिटिकल अपीजमेंट क्या करेगी जब डाटा है। एक बार सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता है, डेटा तो है, डेटा के साथ साथ कर सकते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है रियलिटी में? बहुत सारे कास्ट हैं जिनको एक तरह से स्टेट के अंदर में मिलता है और बात भी हो रहा है सब जगह, अलग अलग जगह अति पिछड़े में डाल दिए उसको, जबकि अति पिछड़े हैं नहीं, ओबीसी है। एंड कई ऐसे भी बार हो। डेटा तो गलत दे देते हैं लोग। हम्म। तो एक तो डेटा गलत इसलिए हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग वाले में जब बात करते थे पॉपुलेशन कमेटी में कि डेटा शुड बी ड्रिवन हाई स्टैंडर्ड इंक्लूड करें, तो इसका भी एक चैलेंज। राइड हेलिंग कैब, इसमें एक क्वेश्चन में उठता है कि स्टेट का इंटरवेंशन जैसे कहाँ कहाँ पे होता है, मार्केट इकोनॉमी स्टेट में, मार्केट इकोनॉमी में स्टेट का इंटरवेंशन एक एग्जांपल है ये। जैसे ईसीए का बात करते हैं, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, व्हेन स्टेट इंटरफेयरिंग इन दैट टू मेंटेन द टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ अनियन, टोमेटो एंड पोटैटो, क्रॉप, राइस, शुगर केन। आप मना करते हो शुगर केन को अपने यूज करो एथेनॉल में क्योंकि शुगर का प्राइस बढ़ जा रहा है, तो स्टेट इंटरवीन करता है इन द मार्केट फोर्सेस। तो इसे भी एग्जांपल है कि क्या होता है आप उबर बुक करते हो या ओला बुक करते हो तो जनरली 350 450 आप जब बुक करने जाते हो जैसे ही क्लिक करते हो 450 हो जाता है। तो ये जो सर्ज प्राइसिंग इसको डिसअलाउ करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म मिनिमम फेयर फॉर ऐप बेस्ड कैब एंड टैक्सीज डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। तो इस सर्ज प्राइसिंग इट इज, अब अगर बोलेंगे फ्रॉम द मार्केट फोर्सेस सर्च प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर डिमांड बढ़ते जा रहा है और आपको जाना अर्जेंट है तब सर्च प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैब के लिए भी फायदा होता है, बाकी सब उनकी हो सकता है ना कि सुबह के वक्त में ज्यादा उनको पैसा मिलता हो, रात के में नहीं मिलता हो, सर्च प्राइसिंग कम हो गया। तो इस मार्केट फोर्सेस सप्लाई डिमांड। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ कुछ जगह पर इट इज एक्सेसिवली यूज्ड बाय कुछ कंपनीज उबर एंड ओला। अब उसके साथ साथ टैक्सी फेयर सर्विस होता है दिल्ली एयरपोर्ट के सामने, दिल्ली एनएलडीएस, ये अपने चार्ज करते हैं खुद से
तो कुछ सर ही पैर नहीं है चार्ज करने, मीटर भी रहता है, मीटर खराब रहता है अधिकतर, तो उसका भी एक मतलब प्रॉब्लम है। ये कार्टेल की तरह ही वर्क कर रहे हैं। काफी ऐसे वर्क करते हैं, जैसे अगर मुंबई में वैसे ही हाल होता है टैक्सी सर्वे, कोलकाता में वही हाल है, ये लोग टैक्सी से यूज होते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म मिनिमम फेयर कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे, इट कैन डिस्टर्ब द इंडिया क्राउडेड रेल हेलिंग मार्केट। जैसे डिफरेंट क्या, ब्लू स्मार्ट, इन ड्राइव, उबर, ओला, और अभी हाल फिलहाल एक और भी फेमस हो रहा है ना बाइक सर्विस, जेप्टो है क्या, रैपिडो। रैपिडो, हाँ रैपिडो। तो डिफरेंट है। तो फॉर व्हीकल कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज, मिनिमम फेयर 100 रुपीज है, अप टू 4 किलोमीटर, उसके बाद ही होगा। तो इससे इम्पैक्ट होगा जो ड्राइवर्स का प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और कंपनीज प्रॉफिट। By disallowing the surge pricing and price determination on the basis of time taken, the government Karnataka order fundamentally alters Uber and Ola price settlement mechanism. दुओपोली एक तरह से ओला एंड उबर का, तो इस पे बोल सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ जगह में टीयर 2 सिटी में यहाँ पर मिक्स है, फिक्स्ड है कि 1 किलोमीटर जाएंगे 6 रुपये, दूसरे किलोमीटर में 12, ऐसे करके एग्जैक्टली फिक्स है। सिंपल सिंपल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी फिक्स है, बस में अगर देखा जाए तो। ये होता है जब प्राइवेट व्हीकल्स यूज किए जाते हैं। तो Ola and Uber can charge up to 30% of the ride fare as commission. In drive charge only 10%. So आपस में competition भी है हर एक कंपनी के बीच में। Blue Smart driver are paid weekly. The earning are linked to the business they do on the platform. If they are doing more business, they would be given more commission. तो अभी एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट में देखेंगे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद भी बजट बाकी जब पता चलेगा। तो एक एग्जांपल है स्टेट इंटरवेंशन। लैंड ऑफ फेरारी एंड लैम्बोर्गिनी हैज न्यू स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर। तो सस्टेनेबिलिटी, स्पीड लिमिट, सेफ्टी, लिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए किया गया ताकि रोड एक्सीडेंट कम हो, और कंजम्पशन ऑफ फ्यूल और एक तरह से ओवरऑल कार्बन एमिशन भी कम। 30 किलोमीटर तो कोई फिर वैल्यू नहीं है खरीदने का एंड इंडिया में फरारी भी और आई लैम्बो थिंक का। रेजिडेंशियल एरिया में 30 के आसपास ही है। हम्म 30 माइल्स है तो यहाँ यहाँ पर पे 30 किलोमीटर। की वजह से होता है, स्पीडिंग की क्यों? वजह से और ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से। मतलब 30 to 40% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से ही होते हैं। तो स्पीडिंग को स्पेसिफिकली कंट्रोल करने के लिए जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली में यूज करते हैं, डिजिटल कैमरास लगाए हुए हैं। एंड दिल्ली में जो ट्रैफिक पुलिस है वो रडार गन्स यूज करती है, जिससे कि स्पीड पता चलती है एंड फिर टैक्स चालान करता है। हम्म तो एक एग्जांपल है कि कैसे स्टेट इंटरवेंशन होता है ऑन द प्राइवेट स्फीयर। आपके पास हक है, आप खरीद लिए, लेकिन पब्लिक गुड्स, रोड इज ए पब्लिक गुड, वहां पर द रूल विल बी सेट बाय द स्टेट। आइसलैंड वोल्केनो erupts अगेन, ग्रिंडव, आइसलैंड। एंड ये लोकेटेड है मिड अटलांटिक रिज में, जिसकी वजह से जियो थर्मल हम्म जैसी जो चीजें हैं, ब्लू लगून उनके लिए फेमस है। हम्म Why MPC kept repo rate unchanged? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी इन्फ्लेशन है, इट इज 4 ± 2, तो सिक्स के अराउंडिंग होगा, इसलिए इट हैज केप्ट द रेट अनचेंज। ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए नहीं, ना ही कि आपको लिक्विडिटी सक्ट करना फ्रॉम द मार्केट। मानसी, फूड इन्फ्लेशन भी हाँ, एक स्टेबल इश्यू तो ये जैसे बोल रहे 6.25 हैं है। कि जब तक कि यूएस फेड रेट कम करना स्टार्ट नहीं हम्म करेगा तो आरबीआई भी नहीं कर सकते। तो ये एक मतलब हम्म पार्ट ऑफ डिबेट में बोला जाता है कि ऐसा क्यों है। तो इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से आरबीआई को, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनको डिसीजन लेना चाहिए, नॉट वेट फॉर कि जब फेड स्टार्ट करेगा रेट डिक्रीज करना तभी हम करेंगे। हम्म तो एक ये पार्ट ऑफ
आर्गुमेंट भी है। और बाकी वही कि अभी वेट एंड वॉच ही चल रहा है कि इन्फ्लेशन इतना कूल डाउन भी नहीं हुआ है कि हम रेट कट करना स्टार्ट कर दें इमीडिएटली, क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। यस। एंड जैसे जो रेपो रेट है उसका हमारे जो रुपी है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो उस पे कैसे इम्पैक्ट डालता है अगर डिक्रीज होता है तो रेपो रेट। फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर ये इम्पैक्ट होता है, अगर रेपो रेट डिक्रीज होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में कम होगी, बिकॉज रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम होगा ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक्स ऑल्सो। और जो हम कैपिटल मार्केट में आर्ग्यू करते हैं हमेशा, तो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है टर्म जो यूज की जाती है, तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट आर्बिट्रेज मतलब कि इंटरेस्ट रेट कितना डिफरेंट है इंडिया में और यूएसए से, हम हमेशा कंपेयर करते हैं। तो अगर पॉलिसी रेपो रेट इंडिया पहले उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है वो इंडिया से और ज्यादा आउटफ्लो हो सकती है, तो उसका इंडिया के ऊपर ही और ज्यादा नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर आपको यूएसए हम्म। में हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं तो इन्वेस्टर्स वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। गोल्डीलॉक फेज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी RBI fiscal government to put in place state for a steady growth and moderate inflation. The repo rate is 6.5 and यहाँ पे बस कुछ फैक्ट्स की बात कर सकते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। इसके अलावा जो CBDC हम लेके आ रहे हैं ताकि CBDC। ऑथेंटिक जस्ट इन गोल्डी टाइम। टर्म क्यों यूज करते हैं गोल्डी लॉक्स? मतलब एक पहले स्टोरी होती थी, चिल्ड्रन स्टोरी गोल्डी लॉक्स और थ्री बेयर्स। तो गोल्डी लॉक्स एक परफेक्ट सिचुएशन, आइडल सिचुएशन को डिपिक्ट करता है कि ना तो इकोनॉमी ज्यादा इट इज टू मच हॉट, मतलब कि ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और ना ही वी हम्म। कैन से अनएम्प्लॉयमेंट या जैसे बोलते हैं मंदी बहुत ज्यादा आ रही है, स्लो डाउन आ रहा है या स्टैगफ्लेशन है। तो आइडियल स्टेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो, पोटेंशियल जीडीपी के आसपास वी आर वर्किंग एंड ऑपरेटिंग, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल ग्रोथ होनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड गोल्डीलॉक्स फेज। हम्म। The integration of city urban centers and the satellite node with surrounding area, इसलिए वो need to factor carefully. Capitalization, market capitalization और CPC ऐसी सेंटर पब्लिक, सेंटर गवर्नमेंट का 40 ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन। इसको आप एलाबोरेट कर सकते हो। बॉयंट मार्केट कंडीशंस विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसइन्वेस्टमेंट लेटर। बॉयंट मतलब कि पॉजिटिव सेंस में कि मार्केट इज बूमिंग, एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, CPSUs या CPSCs हैं, वहां पे गवर्नमेंट ये देखती है कि जो प्रॉफिट मेकिंग CPSCs है ना उनको डिसइन्वेस्ट करना प्रेफर करती है। तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट अमाउंट जो और जो टारगेट है उसको इजिली अचीव किया जा सकता है, क्योंकि उनका बिजनेस और उनका प्रॉफिट भी तो और इंक्रीज होगा अगर बायंट इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी तो। हम्म। DBT DA hike in Bengal budget 3.6 lakh करोड़। यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि जैसे MG नरेगा के बारे में जो इशू चलता रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे कि बोलते हैं कि जैसे फोनिंग ऑफ फंड्स हो रहा है या फिर फेक जॉब कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, तो एलोकेशन या फिर जो वेजेस है वो रोक दिए गए सेंटर। तो क्या ये सही है सेंटर की तरफ से? मेरे हिसाब से अगर बोला जाए तो rather than withholding the payment of the wages, there should be some mechanism, प्लेटफॉर्म जहां से आप प्रमोट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इन डिसबर्सल ऑफ द फीस ऑफ द वेजेस। हो सकता है कि डिजिटल टूल को आप प्रमोट करने से ये जो फेक जॉब कार्ड या सैंक्शनिंग ऑफ द फंड ये कम हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें लॉस सेंटर और स्टेट का नहीं, अल्टीमेटली लॉस जो गरीब है उनका लॉस है ना, उनको मिल नहीं रहा है।
पेंडिंग हाँ वेज ऑफ 21 लाख। तो हो सकता है 21 लाख मनरेगा वर्कर्स नहीं हो, 15 लाख हो, बाकी 6 लाख फेवर, 15 लाख का लॉस हुआ ना कम से कम। तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन द पीपल रादर देन पॉलिटिकल वेंडेटा फ्रॉम ईच साइड। तो एक इशू है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाहिए रादर देन क्या वेट कर दिया, थिक मैसेज नहीं आता है लोग के अंदर। मतलब एक जो पब्लिक ट्रस्ट वाली चीज होती है। हम्म। मतलब हाँ, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और स्कीम्स नहीं हो पाता है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं बीच में। हम्म। What white paper has said on Indian economy? Information on the specific issue, comparison between the record of the two government and the various varieties of the economic parameter. वाइट पेपर दे- इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्लैक मनी के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो इसलिए वाइट पेपर। ओ ठीक है, अपना इस हिसाब से होता है। कैपिटल इन्फॉर्म एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड हाफ फ्रॉम 31% टू 16% उस समय। तो बोले कि हम लोग डिफेंस प्रिपरेशन इशू हुआ था, पॉलिसी पैरालिसिस, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो सकते हैं, उस समय हुआ था। नॉन ट्रांसपेरेंट ऑक्शन ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज, अभी वी आर मोर फोकसिंग ऑन द ट्रांसपेरेंसी पार्ट, और जो इसलिए वो एक तरह से प्रमोट कर, दोनों डिफरेंसेस। बिडिंग सिस्टम अब है आज के टाइम में तो। हम्म। बट जैसे कुछ लूप होल्स भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया। और जैसे हम्म। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड 45 ईयर हाई इन 2017 to 18। और फर्स्ट टाइम सेंसस नहीं हुआ, सबसे बड़ा इशू यही। 1881 में, मतलब कि 1881 से सोचो अभी तक सेशन हमेशा हुआ है, इवन ड्यूरिंग पार्टीशन क्वेश्चन सेंसस हुआ है, पहली बार नहीं हुआ। तो एक सबसे बड़ा, क्योंकि सेंसस नहीं होने से डेटा अवेलेबिलिटी नहीं हो रहता है, आपके पास डेटा नहीं रहता है कितने लोग कहाँ पर रहे पर, और उससे दिक्कत हो जाता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। तो वी हैव टेकन ना, बट इसमें क्वेश्चन है कि 400 स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट टू मिस डेडलाइन। जैसे करुणा ने कहा कि मदुरई है तमिलनाडु में, वही ओनली स्मार्ट सिटी है दैट हैज कंप्लीटेड 100% और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बाकी सब 80 किसी का है, और कम होंगे। तो क्या होना चाहिए, तो स्मार्ट हेल्थ सिस्टम, सब स्मार्ट डिजिटली इंटीग्रेटेड सिस्टम, स्मार्ट सिस्टम, सीवेज मैनेजमेंट, फिर स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट हेल्थ, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल कैमरास, साइबर सेल, सब स्मार्ट सिस्टम का पार्ट है। क्या क्या इशू है, तो पहली बात है कि रीसेटलमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। तो पीएम उदय, जो पीएम उदय ने उदय स्कीम इन दिल्ली गवर्नमेंट, जिसमें बोला गया था कि जो अनरेगुलराइज कॉलोनीज है उनको 3 साल के लिए मौका मिलेगा कि आप एक तरह से लोकल में जा करके आप आइडेंटिफिकेशन करिए और सबको लैंड टाइटल दीजिए, तो रेगुलराइज हो जाएंगे। रेगुलराइज होने के बाद ही उनको सैनिटेशन और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मिल अवेलेबल हो सकता है। तो रीसेटलमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, धारावी का एग्जांपल, जैसे लीगल इशू, लैंड प्रोक्योरमेंट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ स्मार्ट सिटी सीईओ, कन्वर्जेंस का इशू है, डिले इन प्रोजेक्ट। तो सम ऑफ द इशू है फ्लैग्ड। तो एक एग्जांपल है कि एक ही है जहाँ पर हो चुका है। आगे बढ़ सकते हैं। बीजेपी earned more than 2000 crore in 2023 election expenses, 80% of which was election expense। इसमें बस दो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहला बात है कि पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट गवर्न इन द आरटीआई, और इलेक्ट्रल बॉन्ड में अभी पता चलता नहीं है कि विच ऑफ द कंपनीज इज फंडिंग विच पार्टीज, क्योंकि अनोनिमस डोनर है। इसको प्रमोट किया जाता है 2017 में, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम आया था। तो अभी बात होता है कि देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी इन द डोनेशन ड्राइव, बिकॉज पीपल हैव राइट टू नो if the political party is influenced by the corporate world. That is, एंड ऑल्सो जो एक्सपेंडिचर जहाँ जहाँ पे हो रहा है वो भी डिटेल्स बताए नहीं जाते हैं ना।
बताते हैं कि फॉर एग्जांपल फेसबुक पे इतना खर्चा किया है, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना खर्चा किया, लेकिन खर्चा उतना किया ठीक है, लेकिन कहाँ से मिला वो इम्पोर्टेंट ज्यादा हाँ मतलब आरटीआई है। एक्ट के कहाँ से अंडर आ इसे रहा है, हाँ, सॉल्व इसलिए होगा आरटीआई तो एक्ट ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ा डिबेट है। इस इलेक्टोरल मौसिक बॉन्ड। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या मैकेनिज्म था जिससे मतलब कि पार्टीज को फंड दिया जाता था? पहले तो और ओपेक था, कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड में कम से कम एक हो रहा है कि पता चलता है कितने फंड मिल रहे हैं। अनोनिमस एक है बैंक लेकिन ओवरऑल फंड मिल रहा है। पहले तो कि चंदा इकट्ठा हो रहा था, पता भी नहीं था कि कहाँ से मिल रहा है ऐसा। लेकिन इसमें और, क्योंकि जो जनता है दे आर डिमांडिंग मोर, मोर एंड मोर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ। एंड ऑल्सो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है ना, क्योंकि किसी पार्टी को तो कॉरपोरेट की तरफ से ज्यादा फंडिंग आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। तो वो इशू तो भी कैसे। हाँ, वो भी इशू कह सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़ा इशू होता है जिसका पार्टी का विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है उसी को ज्यादा मिलता है। हर जगह ऐसे ही होता है। और नेशनल पार्टी को ज्यादा मिलता है, इसलिए हर एक पार्टी चाहते हैं कि मेरे पार्टी नेशनल पार्टी बन जाए। नेशनल पार्टी का अपने अपने उसमें कि 2% सीट चाहिए लोकसभा में, फिर आपको चार अलग, 3 से ऊपर स्टेट में आपको जीतना होगा। ऐसे अभी नेशनल पार्टी में आप थे तो आपको रिमूव किया गया ना मन से, कि आप अभी भी है, आप आप आई अभी भी थिंक हो। रिमूव किया एक गया। एनपीपी है, सीपीआई है, बीएसपी है, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, और एक पार्टी है जेडीयू, और किसी देखना होगा। तो इतने नेशनल पार्टी है, तो उनसे फायदा मिलता है नेशनल पार्टी बनने से। आप तो भी है नेशनल पार्टी है है ना। गार्डन ऑफ 2023। फाइव। ठीक है। एट गार्डन ऑफ 5 सेंसेस प्री वेंडिंग सूट्स इन कंफर्ट जोन। इसमें लिखा हुआ है कि रीडेवलपमेंट ऑफ द गार्डन अलोंग द लाइंस ऑफ द सिंगापुर मॉडल गार्डन, इको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हो रहा है। तो सिंगापुर मॉडल गार्डन, इसमें कैफे भी रहते हैं, पार्क्स भी रहते हैं, गेस्ट रूम भी रहते हैं, स्टेइंग, स्टेकेशन फैसिलिटी। स्टेकेशन क्या होता है? स्टेकेशन मतलब स्टे भी करो और वेकेशन भी हो जाएगा आपका, तो दो ठीक है। वर्ड्स का हम्म, स्टेकेशन। ठीक है, स्टे, ठीक है, अच्छा वर्ड। स्टेकेशन स्टे फैसिलिटी प्रमोट इको टूरिज्म एज वेल एज फूड फॉर अवर टूरिस्ट एज वेल लोकल्स। तो दिल्ली हाट पहले, while wedding shooting is not done in a Delhi Heart as it a main place for the shopping। इसका मतलब कि दिल्ली टूरिज्म सिंगापुर मॉडल गार्डन प्रमोट कर सकते हैं इको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा। deflation in the consumer prices fuel deepen and core inflation, that is excluding fuel and fuel headline इंक्लूडिंग रहता है तो ज्यादा वॉलेटिल होता है एज कंपेयर टू द कोर इन्फ्लेशन। मीडियम टर्म टारगेट सीपीआई इन्फ्लेशन इज 4% विद इन द बैंड ऑफ +-2, 2 से लेकर 6 के बीच में। 5.67 तो इसलिए वो कम है। एंड जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है उसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन स्ट्रक्चर से जो होगा। फॉर हाँ एग्जांपल स्ट्रक्चरल जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उसमें इन्फ्लेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन स्ट्रक्चर किया गया तो मतलब उसमें इन्फ्लेशन आया, structural तो में, और हम लॉजिस्टिक सेक्टर की बात कर सकते हैं हाँ स्पेसिफिक लॉस। फूड इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम्म कि कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है। लैंड ऑफ एंडलेस अपॉर्चुनिटी, श्रीलंका के एग्जांपल इसमें इंटर टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, एक्टा बिटवीन द इंडिया श्रीलंका एंड द श्रीलंका, चाइना श्रीलंका। ठीक है, एक्टा है एक तरह से। थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर श्रीलंका। एक्सपोर्ट क्या आता है? एनिमल फीड, एकरे नट्स, पेट्रोलियम ऑयल, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एक्सेट्रा। ग्रीन डेस्टिनेशन, इमर्जिंग आईसीटी, बीपीएम प्रोसेस इन आईसीटी एंड बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। प्रोसेस फूड को प्रमोट किया जाता है श्रीलंका। प्रोसेस फूड बेवरेजेस कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल फ्रूट, वेजिटेबल, राइस एंड मिलेट।
एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्रीज से दिया हुआ है। And ऑल जैसे टी ग्रोन इन श्रीलंका इज नो 100% ओजोन फ्री। सिलोन टी इट इंटेंडेड टू बी ओजोन फ्रेंडली प्योर सिलोन टी लोगो। ठीक, बोलो। कोलंबो पोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट पोर्ट इन साउथ एशिया, पर्शियन गल्फ के साथ, यूरोप के साथ ट्रेडिंग के लिए, ट्रांसशिपमेंट हब। हम्म कोलंबो पोर्ट ईस्ट साइड पे है कि वेस्ट साइड पे है? साउथ में शायद, नॉर्थ साउथ में। साउथ ईस्ट होगा कोलंबो। वेस्ट साइड पड़े कोलम श्रीलंका में। वेस्ट साइड में श्रीलंका के। हाँ, ठीक है, वेस्ट में। वेस्ट। New BOT model bring back the private developers. NHA has come with the list of high density corridor to private developer to build, operate and transfer BOT. 53 high traffic density corridor including greenfield. Greenfield मतलब होता है starting from the scratch, है ना? हाँ, यस। ठीक। BOT was the most popular mode of building highway accounting 50% of total, 7 और 14 के बीच में। फिर से इसको, लेकिन they have been facing many massive losses, abandoned the project. इसलिए द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फंड द हाईवे कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पब्लिक फंड, लेकिन उसके बाद से वापस लाएगी। HAM अ बेटर ऑल्टरनेटिव। HAM में क्या होता है कि HAM एग्जैक्टली एचएम में इसमें ये है कि गवर्नमेंट को फंडिंग कंसेशन थोड़ी दिया ज्यादा जाता है। प्रोवाइड करनी हाँ, पड़ती ज़्यादा है, होता है, प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग का इतना इशू नहीं होता है। बट यहाँ से गवर्नमेंट ये दिया चाह गया। रही है कि एचएएम मॉडल की जगह बीओटी ज्यादा यूज होना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर ऑपोजिट चाहता है। ठीक है, अच्छा था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। HAM में गवर्नमेंट एजेंसी गिव 40% ऑफ द कॉस्ट एंड 60% हैज टू कम फ्रॉम द डेवलपर। हम्म। HAM में तो मतलब हाँ, गवर्नमेंट का 40% है इसमें। और यस। फिर अब तुमने क्या वो कहा कि प्राइवेट सेक्टर क्या कहना चाह रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि एचएएम मॉडल यूज हो, हाँ, मतलब फोर्टी क्योंकि परसेंट थोड़े गवर्नमेंट दे। पार्ट ऑफ हाँ, फंडिंग गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, पर बिल्ट ऑपरेट ट्रेड में ऐसा नहीं है, तो फंड क्रंच आ जाता है ज्यादा। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर का होता है, बना मतलब रहे हो कैसे हाँ, होता तब रिस्क बढ़ जाता है ना बीओटी में। है? बीओटी में क्या बढ़ जाता है? जो मतलब डेवलपर है जो बना रहा है उसके ऊपर रिस्क बढ़ जाता है, जो प्राइवेट हाँ, प्लेयर है। प्रेशर उसके ऊपर रहता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। मतलब कि बिल्ड बिल्ड किसके लिए बात हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करेंगे, एक बनाएंगे, बात हो रही फिर ऑपरेट करेंगे, फिर ट्रांसफर कर देंगे गवर्नमेंट को बैक आफ्टर कलेक्टिंग टोल। ये हुआ ना BOT। यस। हम्म। ठीक है। बट नहीं, शायद कॉस्ट अपोजिट है उसी ओवररन। इसमें। इसमें गवर्नमेंट बिल्ड करेगी, ऑपरेट करेगी, फिर ट्रांसफर करेगी। इसमें ये है, नहीं, गवर्नमेंट नहीं करेगी, कुछ प्राइवेट चला के सेक्टर। गवर्नमेंट दिखाई शायद। फिर एक प्राइवेट बार सेक्टर देख क्या लेंगे पर करेगा? गवर्नमेंट पहले उसे चला के दिखाएगी कुछ टाइम तक, बिल्ड ऑपरेट के बाद फिर प्राइवेट को ट्रांसफर करेगी। बाकी आप चेक कर लेना एक बार, यही है। आई थिंक इसका ऑपोजिट होता है। एंड भारत माला के केस में भी आप देख सकते हो 58% एचएएम मॉडल पे है, 1.4% बीओटी पे। द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन्स, बिल्ड्स एंड ऑपरेट्स द प्रोजेक्ट while the public client finance the project and retain ownership. The private firm then transfer the project back to the government at the end of the contract. इसी को बोलते हैं हम्म। बोट। यस, बिल्ड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए बोले जा रहा है, तुम बिल्ड करो, फिर उसको ऑपरेट करो, फिर ट्रांसफर कर दो बैक टू मी, ये बोलते हैं ना, इसलिए प्राइवेट ब्लॉट हो गया। सेक्टर की जो एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस है वो हाइब्रिड सब। मतलब कि दोनों के बीच में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट भी देंगे 40% और हाइब्रिड है, गवर्नमेंट भी देंगे और प्राइवेट सेक्टर भी देंगे। ठीक। हाँ, बीओटी में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो इन बॉट एन्युटी मॉडल, प्राइवेट सेक्टर एंटिटी कंस्ट्रक्ट रोड, ऑपरेट्स इट फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, रिसीव फिक्स पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये एन्युटी मॉडल की बात हो रहा है। ठीक। तो बॉट में ट्रांसफर भी करना होता है। पेटीएम हैज अ स्मेल टेस्ट प्रॉब्लम, ये बता दो एक बार जल्दी से। Again, फिर हम्म। ओके, करना failure of the पड़ेगा। bank to adhere to the fundamental cyber security and KYC norm.
ये एक प्रॉब्लम था सबसे बड़ा विद रिगार्डिंग टू पेटीएम. It has to just prove a fundamental problem. No entity, regardless of prominence, is immune to regulatory oversight. आप कुछ भी लोन नहीं दे सकते, आपको एक रेगुलेटरी ओवरसाइट ऊपर जरूरी है होना. इक्विटी स्टैंड एंड मार्केट डोमिनेंस डू नॉट एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम स्ट्रिंजेंट रूल दैट गवर्न फाइनेंशियल ऑपरेशन. तो एक स्मेल टेस्ट इसलिए बात हो रहा है. एंड जैसे ट्रस्ट की बात होती है, इग्नोरेंस की बात होती है, तो ट्रस्ट जो है हाईएस्ट मॉनेटरी वैल्यू है फाइनेंशियल स्पेस में. सो ट्रस्ट एक तरीके से ब्रेक हुआ है, जो इग्नोरेंस हुआ है पेटीएम के तरफ से. पेटीएम हैज हर्ट द रेपुटेशन ऑफ वाइडर फिनटेक कम्युनिटी. यहाँ पे बस पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है. पेमेंट, हाँ. पेटीएम वॉलेट जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इट. पेमेंट बैंक कभी भी लेंडिंग या लोन्स क्रेडिट कार्ड्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, और डिपॉजिट हमेशा 1 लाख तक ही एक्सेप्टेड होता है. तो पेमेंट बैंक के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, तो उसमें कुछ कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं. तो लोअर लेवल पे पेमेंट बैंक हो गया, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स बोल सकते हैं, फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आ गए. जैसे डेटा शेयरिंग को लेके भी पहले कंसर्न रहा है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देयर वर कंसर्न्स रिगार्डिंग वेदर पेटीएम शेयर द कंज्यूमर डेटा विद चाइना बेस्ड शेयर होल्डर्स. तो डेटा सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट हो जाता ठीक है. तो हो गया यूपीए प्लंग्ड इकोनॉमी इनटू क्राइसिस. तो ये यूपीए की बात हो रहा है. तो फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5, ओवरऑल ये वाइट पेपर की बात हो रही है इसमें. ठीक है. तो वी हैव फिनिश्ड, मानसी. ठीक है. Okay, thank you everyone. We will take up new sets of articles and topic that is relevant for examination perspective to develop our own administrative acumen through the process of discussion and deliberation. Thank you.